बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो चैप्टर्स देखेंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई हमारे लिए नया चैप्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जान चुके हैं। बस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो क्या होगा इसमें, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पहले ये पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जाना था ना अच्छे से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी वो एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है, क्या कहलाएगा? मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म थी, ठीक है। तो ये तो एक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी? एन एक्सप्रेशन विच हैज़ डिग्री 2, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था। वो एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो क्या कहलाता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता था। अब जैसे ही इसके आगे इक्वल टू का साइन लग जाएगा, अभी ये इक्वेशन नहीं बना और इधर कुछ नंबर आ जाएगा, मीन्स देखिए सब कुछ इधर है तो उधर तो कुछ है नहीं, तो मैं मान ले रहा हूँ उधर क्या है? 0। उस तरफ कुछ है नहीं तो 0 ही होगा। अरे भाई मैं ये कहूँ इक्वल टू के इधर ये 2 है, इधर क्या होगा? या तो 2 ही होगा, ठीक है। अभी इस वक्त कंडीशन में ये तो एक नंबर हो गया। नंबर से ना देखकर हम ऐसे देखें, मैं ये लिखूँ 2 = 2, ठीक है। अब मैं इस 2 को इधर ले आऊँ, अब इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 0 ही होगा। तो 2 - 2 भी 0 हो रहा है, तो नंबर के बराबर होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे ax² + bx + c = ax² + bx + c, ठीक है, वो बात की बात है। अगर ये पूरा एक नंबर होता तो इक्वल टू नंबर ही होता, यानी कांस्टेंट = कांस्टेंट हो गया। 2 = 2। अब मैं सबको एक ही तरफ ले आया, सबको किधर ले आया मैं? LHS में, तो RHS में तो 0 बचा। तो इसीलिए अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने इक्वल टू का साइन लगाया और ये 0 लिख दिया, अच्छा इधर d भी हो सकता है, इधर d भी हो, ठीक है, d है, तो ये अब क्या बन गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मैं 0 नहीं ले रहा, चलिए मैं 2d ले ले रहा हूँ कि उधर कोई नंबर होगा। तो अभी तक तो जैसे मान लीजिए ये 2x² + 3x + 4, तो ये तो एक अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 4 है। अब मैंने इक्वल टू इससे इधर 19 लिख दिया। तो जैसे ही एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू का साइन आ जाए और उधर एक और एक्सप्रेशन आ जाए, देन इट्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। ये क्या है? खाली एक एक्सप्रेशन है। कौन सी एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। अब ये पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन लग के इधर कोई नंबर आ गया, सपोज कर लिया नंबर आ गया 19 आ गया, तो अब ये होल इज नोन एज इक्वेशंस कहलाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन के साथ अगर इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाए, अगर कोई एक्सप्रेशंस के साथ इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाए, देन द एक्सप्रेशन कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। इक्वेशन मत बनाइए इक्वल से है कि जहाँ इक्वल का साइन हो जाएगा वो फौरन इक्वेशन बन जाएगी, अदरवाइज इतना ही लिखा होता तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगी। अच्छा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस इतना सा फर्क है। क्या फर्क है? बस इक्वल टू का साइन होना जाएगा पॉलिनोमियल के साथ और उधर कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ आ गई क्या है। तो अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? जैसे हम लोगों ने ये किसकी जनरल फॉर्म थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म थी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? = 0। दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप जो भी कह सकते हैं। मींस जैसे मैंने ये लिखा, तो ये इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो डाउट, लेकिन जनरल फॉर्म में नहीं लिखा है। जनरल फॉर्म में कब लिखा होगा? जब सारी चीजें इधर आ जाएंगी। तो 2x² + 3x
प्लस 4 माइनस 19 इक्वल टू 0, यानी कि 2x² प्लस 3x प्लस माइनस का आएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस फर्क क्या है, इट इज रिटन इन जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज रिटन एज इक्वेशन। ये एक इक्वेशन के तौर पे लिखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम क्या बोलेंगे, इसे जनरल फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, कोई सी भी फॉर्म बोल लीजिए। तो ये जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो इक्वेशन की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। और अगर इतना ही लिखा होता तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ें। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसी से। इसमें एक शर्त ये भी है, क्या शर्त है, हम ये कह सकते हैं इसमें a, b, c आर रियल नंबर। a, b, c क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर क्या होते हैं हमें पता है पहले से, मतलब कोई ना कोई नंबर होगा इमेजिनरी नंबर के हटा के। तो रियल नंबर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो a, b, c सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एंड वन कंडीशन और, एक कंडीशन और है, a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता। देखो ये जो चीज़ हमने पॉलिनोमियल में पढ़ी थी ना, वही चीज़ है। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा, और इक्वल टू की वजह से ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और अगर इतना ही देखा होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि डिग्री 1 होगी। इस वक्त ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस वक्त ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन आ गया। तो अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्म में भी हमने ये चीज़ लिखी थी, तीनों चीज़ें लिखी थी, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिखाया था। यहाँ भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिखा रहे हैं। क्यों? अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक जो अल्फाज है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा होल टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वजूद में ही नहीं होगा, तो सिर्फ ये दो बचेंगे। तो इस हिसाब से अब वो लीनियर इक्वेशन इक्वल टू का साइन है, तो अदरवाइज नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज भी डिस्कस कर ली कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ठीक है, समझ में आया। और हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि द इक्वेशन हैज़ डिग्री 2 इज़ नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, पॉलिनोमियल में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। मींस इंग्लिश में बोला जाएगा तो वी कैन से दैट एन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, यानी जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। समझ में आ रहा है? ए क्या है, x² के साथ वाला कोफिशिएंट। और मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर वाले के साथ जो कोफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी है, x² है, तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है, दिस इज नॉन एज लीडिंग कोफिशिएंट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, सब बातें डिस्कस करी हुई हैं इस चैप्टर में। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। चलें फिर आगे बढ़े, ये वाली बातें तो सब पता ही है हमें। अच्छा तो आगे बढ़े, आगे बढ़िए, पढ़ते चल रही। अच्छा अब बात कर लेते हैं पहले इसकी ग्राफ की। तो ग्राफ की हमने जहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ था, एक सेकेंड, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ था पैराबोला, वही ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा पैराबोला, नो डाउट। क्योंकि वहाँ ग्राफ निकालने के लिए पढ़ा है तुम लोगों ने अगर पॉलिनोमियल मुझसे, तो पता होगा वहाँ ग्राफ निकालने के लिए हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू y के रख रहे थे, मतलब उसको एक इक्वेशंस बना रहे थे इक्वल टू का साइन लाने के बाद, तभी हमें ग्राफ मिल जाता है x, y पॉइंट चाहिए था ना, तो इक्वल टू y रख रहे थे। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ वही रहेगा, यानी कि पैराबोला। तो वहाँ पे एक बात और बताई थी, यहाँ भी एक बात बता दे रहा हूँ कि
जनरल फॉर्म लिखिए। तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 2 सॉल्यूशन का मतलब यह है कि x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो इस पूरे को 0 के बराबर ला दें। मीन्स x 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, जैसे हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस करा था कि 2 zeros होंगे, इसके क्या होंगे, 2 zeros होंगे जो इस पूरे को, 2 ऐसी वैल्यू होंगी x की जो इस पूरे को 0 के बराबर ला दें। या हम ये कहें इसके 2 रूट होंगे, 2 रूट होंगे। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी, सुन लो फिर दोबारा। रूट और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल में फ़र्क ये है, रूट की जनरल डेफिनेशन ये कहती है कि रूट वो चीज़ है जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा रूट कहलाती है। और वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पूरे को 0 के बराबर ला दे वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाती है। मतलब ये पॉलिनोमियल ही तो है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रूट क्या है, जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x की वो वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। जीरोस क्या होंगे, x की वो वैल्यू जो उस पूरे को 0 के बराबर ला दे। तो अब 0 ऑफ हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देंगे। तो रूट भी हम किसके कहेंगे, रूट भी हम कह सकते हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो देखो जीरोस और रूट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एक चीज़ और बता दूँ पहले सुनो, ये वाली बात तो समझ में आई। रूट क्या होगा, जो किसी इक्वेशन को, वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब यहाँ पे x की वो वैल्यू जो इस पूरे को 0 ला दे, तभी तो सेटिस्फाई करेगी। और जीरोस का क्या मतलब है, जीरोस का मतलब ये है x की वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ला दे। अब क्वाड्रेटिक है तो 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर होता है 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूब होता है तो 0 ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब 0 ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कब कहते हैं, जब ये क्यूबिक इक्वेशन होती है तो x की वो वैल्यू जो पूरे को 0 के बराबर ला दे। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम कहते हैं 0 ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्वाड्रेटिक है इसलिए हमने 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया। जनरली इसे हमने 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल के नाम से पढ़ा था। तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, समझ है ना, कि x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे को 0 के बराबर ला दे। और रूट क्या है, जो किसी इक्वेशन, x की वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और जीरोस क्या है, वो x की वो वैल्यू जो पूरे को, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ला दे। और एक बात, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे x की वो जो वैल्यू आएगी, यानी कि क्या आएगी कि 5 हो जाए, तो 2 × 1 + 3 = 5। तो 1 क्या है, 1 ने क्या करा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है। यानी x की वो वैल्यू जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, मीन्स 1। तो 1 इज नॉन एज रूट ऑफ आ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, ठीक। और एक बात बता दूँ, जो किसी इक्वेशन का रूट होगा वो 100% उसका 0 ऑफ आ इक्वेशन होगा, 0 ऑफ आ पॉलिनोमियल होगा। आप कह सकते हैं जो किसी इक्वेशन का रूट है तो वो उस पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल बन रहा होगा उसका 0 ऑफ आ पॉलिनोमियल भी होगा। कैसे देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ठीक है, पॉलिनोमियल 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल में तो हम वही तो वैल्यू देखेंगे। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या देखेंगे, मैंने इसे पॉलिनोमियल बनाया, सबको इधर ले आया और =0 रख दिया। आप लोग ये पॉलिनोमियल कहाँ, इक्वेशन ही तो है, हाँ भैया ये इक्वेशन ही है। लेकिन हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल वही होगा जो इस इक्वेशन का रूट होगा। तो मैंने भैया 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जो उस पूरे को 0 के बराबर कर दे, तो इसलिए मैंने =0 लिख लिया। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ मैंने x की वैल्यू 1 लगाई थी, यहाँ भी 1 लगाता हूँ। 2 × 1 = 2, फिर 2 + 3 5, 5 - 5 = 0।
तो x की वही वैल्यू जो रूट थी वही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। मींस अगर मैं इसे लिखूं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर मैं 2x माइनस 2 लिख सकता हूँ ना इसे, तो 2x माइनस 2 क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है? है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ अ इक्वेशन सेम होंगे कब? जब वो इक्वेशन या पॉलिनोमियल सेम हो। मतलब अगर 2x प्लस इस इक्वेशन का अगर 1 रूट है तो 1 इज आल्सो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जब हम इसे पॉलिनोमियल बना लेंगे। बनाएंगे कैसे? सबको एक तरफ ले आएंगे तो इस कंडीशन में आ जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो जो वैल्यू यहाँ पे लगा के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करी, वही वैल्यू अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो 100% ये जीरो के बराबर ला देगा, और जीरो के बराबर ला दिया तो x की वो वैल्यू जो जीरो के बराबर ला दे वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाती है। इस वजह से द रूट ऑफ अ इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। डाउट खत्म? समझ में आ रहा है? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट ऑफ अ इक्वेशन एक तरीके से बात सेम है, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और प्रूफ के हिसाब से जो मैंने अभी दिया कि रूट ऑफ अ इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब रूट ऑफ अ इक्वेशन और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बात सेम है, और डेफिनेशन से देखेंगे तो रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और जीरो जो उस पूरे को जीरो के बराबर ला दे। यहाँ पे आप 1 को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 1 को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे 1 लगाने पे वो पूरे को जीरो नहीं ला रहा है, 5 ला रहा है। यहाँ 1 लगाने से अगर देखो पॉलिनोमियल ये था मेरा खाली 2x प्लस 3, तो x की 1 लगाने से ये टोटल को 5 ला रहा है, ना कि 0। अगर ये 1 लगाने से पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देता तो मैं कहता कि 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन ये तो इस वक्त 1 को मैंने क्या कहा है? रूट ऑफ अ इक्वेशन, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। अच्छा, अब जिसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करा वही नंबर मैंने कब लगाया? जब मैंने इसे एक पॉलिनोमियल बना दिया। मतलब इक्वल टू उधर को छोड़ा ही नहीं, सबको इधर ले लिया, तो 2x माइनस 2 की फॉर्म बची, सब इधर ले आया, ठीक है। तो 2x माइनस 2 बचा, तो ये पॉलिनोमियल है। तो वही वैल्यू मैंने जब इसमें लगाई तो ये इक्वल टू 0 के आ गया। तो मतलब x की वो वैल्यू जिसने इसे 0 कर दिया वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो रूट ऑफ अ इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना। अच्छा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट कहाँ पढ़ेंगे? जब दोनों बातें सेम हो गई तो रूट और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहाँ पढ़ेंगे? जहाँ पॉलिनोमियल की बात होगी वहाँ हम उसे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के नाम से डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहाँ कोई इक्वेशन नहीं होती है। वहाँ एक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में मिलेगा, ना कि इस फॉर्म में मिलेगा इक्वल टू के साथ, ऐसे मिलेगा 2x माइनस 2 बस। तो वहाँ हम कहेंगे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है 1। और अगर किसी इक्वेशन लिख गई, अब x की वैल्यू, अब हम कहेंगे कि दिस इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे ये एक इक्वेशंस लिखी है तो इसमें x की वैल्यू जब लगाई हमने तो 1, तो अभी आपने कहा था कि हम रूट क्यों बोले, जीरो बोल सकते हैं, लेकिन जीरो यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि दिस इज अ इक्वेशन, और जीरो कहाँ बोल रहे हैं? जहाँ ये पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल में उसे हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे रूट ऑफ अ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो रूट ऑफ अ इक्वेशन क्या होता है? जो वैल्यू को सेटिस्फाई, जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और हमने अभी देखा भी कि जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, वो वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को जीरो के बराबर भी ला सकता है। तब जब हम सारे नंबर LHS में ले आए, और ला भी रहा था 2x 3 माइनस 5 2, तो वही वैल्यू इसे जीरो के बराबर भी ला रही थी। तो रूट ऑफ इक्वेशन इज आल्सो नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहाँ पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल में। रूट ऑफ इक्वेशन कहाँ देखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, मतलब किसी भी इक्वेशन के अंदर रूट ऑफ इक्वेशन। तो जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन को जो जीरो के बराबर ला रहा है, अगर ये पॉलिनोमियल होता तो x की वो वैल्यू जैसे जीरो के बराबर ला रही है तो हम वहां इसे कहते हैं जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब भी x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इक्वल टू जीरो है उधर, तो जीरो के बराबर ला रही है, और मैंने कहा है जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है वही क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अभी जो जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल होगा तो इतना लिखा होगा, तो
इतने को जो पूरे को जीरो बना दे एक्स की वो जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन में भी वो वैल्यू लगाएंगे तो जीरो के बराबर ला देगी, अभी हमने डिस्कस किया है। तो अब उसे हम रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानेंगे, ना कि जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे क्योंकि वहाँ इक्वेशन का मसला ही नहीं होता, और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ इक्वेशन होती है, वहाँ इक्वेशन नहीं होती, इसलिए वहाँ इक्वेशन का जिक्र नहीं करते। तो वहाँ सिर्फ इतना कहते हैं जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात दोनों सेम है, लेकिन पॉलिनोमियल में जीरो और इक्वेशन में रूट, बस इतना याद रखो। तो क्वाड्रेटिक है तो वहाँ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? क्यूबिक है तो वहाँ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ रूट ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। दोनों नंबर सेम होंगे, समझ में आ रही है ना? जो रूट होगा ना वो उसे पॉलिनोमियल बना दो। उसे पॉलिनोमियल कैसे बताओगे? इक्वल टू हटा दो, तो इक्वल टू हटाने के लिए पहले सबको इधर लाना पड़ेगा, उधर जीरो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इक्वल टू हटा दोगे, तो अब ये पॉलिनोमियल बन गया। तो जो अभी आप रूट ऑफ इक्वेशन बोल रहे थे, अब वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का काम करेगा। अब आपने उसे इक्वेशन बना दिया तो अब वो रूट का नाम रूट के नाम से जानेंगे। नंबर सेम है, 1 और 1, रूट भी है जीरो भी है। रूट कब है? जब इक्वेशन है, जीरो कब है? जब पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ो, ये वाली बात क्लियर हुई? चलो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि जैसे कि कोई इक्वेशन है ax² + bx + c, तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो रूट होंगे, इसके दो रूट होंगे। देखो सुन लेना, फिर ये इक्वेशन लिखी है इसलिए मैं रूट बोल रहा हूं कि 2 रूट होंगे। अगर मैं इतना लिखता, अब मैं कहता कि इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके दो जीरो होंगे, मतलब जो इसे जीरो के बराबर ला रहे होंगे, तो जो रूट होगा वो जीरो के बराबर तो ला ही देगा ना। अभी पीछे एग्जाम्पल देखा था, जो रूट होगा किसी इक्वेशन का, वो उस इक्वेशन को सबको एक तरफ खींच ले तो वो जीरो के बराबर ला रहा था, मतलब पूरी इक्वेशन को एक तरफ LHS में ले लिया तो RHS में जीरो ला रहा था x की वही वैल्यू। तो जो जीरो है और रूट बात एक ही है। मैंने ये कह दिया कि ये रूट और ये रूट, दो रूट होंगे या दो जीरो होंगे, फर्क समझ लेना। ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है इसलिए मैं जीरोस के नाम से कह रहा हूँ, ये एक इक्वेशन है तो मैं इसलिए रूट के नाम से कह रहा हूँ। तो मैं यहाँ भी ये कह सकता हूँ जो इसे जीरो के बराबर ला देगा वो जीरो होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी जीरो है उधर, ये हम कह सकते हैं। या हम ये कहें कि हाँ, हम ये कहें कि जो इस इक्वेशन को जीरो के बराबर ला दे, मतलब इक्वेशन तो है ही, इक्वेशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसे x की वो वैल्यू को जीरो के बराबर लाना पड़ेगा। तो जीरो तो है ही वो, लेकिन इक्वेशन की वजह से वो रूट बोला जा रहा है, और इक्वेशन का इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है तो जीरो बोला जा रहा है। तो बस इतना सा फर्क है, बाकी जीरो और रूट बात सेम है। जीरो भी वही होता है जो जीरो ला दे पूरे को बराबर, और इक्वेशन भी वही होता है जो उसे जीरो के बराबर ला दे, दोनों बात सेम है। बस इक्वेशन में रूट बोलेंगे और पॉलिनोमियल में जीरो बोलेंगे। और रूट की एक और डेफिनेशन भूलना मत कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो जीरो के बराबर ला पाएगा x की वो वैल्यू। ये वाली बातें क्लियर? चलो आगे बढ़ो। तो दो जीरो होंगे, समझ में आया? हाँ, अब मसला फंसता है। क्या फंसता है मसला? कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे 100%, कभी कभी दोनों सेम होंगे, मतलब इसमें 2 ही होंगे, कभी कभी दो अलग अलग होंगे, मतलब एक 2 एक 3, कभी कभी दोनों इमेजिनरी होंगे, √-3 यानी जो नंबर ही नहीं होंगे इमेजिनरी होंगे, और कभी कभी सेम होंगे कभी कभी डिफरेंट होंगे। तो भैया कब सेम रूट होंगे? मतलब सेम वैल्यू होंगी, दोनों होंगी दो ही। आप ये नहीं कहेंगे कि दोनों नंबर सेम है तो एक बार लिख दो कि 2 ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए ना। क्वाड्रेटिक है तो 2 बार आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो आपको जीरोस या 2 आपको रूट दिखाने होंगे।
तो कब सेम होंगे, कब अलग अलग होंगे और कब इमेजिनरी होंगे, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। चलो वो देखते हैं अब, वो चलो देखें, देखो कैसे देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालें, क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकालें, मतलब जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसकी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इसे 0 के बराबर ला दे। अभी इक्वेशन है इसलिए रूट बोल रहा हूँ, वरना यही बात अगर पॉलिनोमियल में बोलता तो मैं ये कहता कौन कौन सी ऐसी वैल्यू होंगी जो इसे 0 के बराबर ला दें, तो मैं उसे 0 बोल रहा होता कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कौन होंगी। अब ये इक्वेशन है इसलिए मैं उसी बात को बस रूट लगा के बोल रहा हूँ कि रूट क्या है कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसे 0 के बराबर ला दें एक्स। तो भैया 2 है तो 2 होंगी। तो अब दो वैल्यू निकालने का हमने एक तरीका तो पढ़ा था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कि बीच वाले को ऐसे तोड़ो, ऐसे ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो कि सम या माइनस करके तो यही नंबर रहे और मल्टीप्लाई करके इसका और इसका मल्टीप्लाई हो, ये तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म था, ये भी हमने जाना था। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में दो मेथड और हैं, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये कोई धनाचार्य मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही फार्मूला दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर स्प्लिट करने में कभी दिक्कत आ रही हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए। तो ये वाला तो हमें पता है बचपन से स्प्लिट, ये दोनों हम लोग देखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले क्वाड्रेटिक देख लेते हैं, फिर कंप्लीटिंग देखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत है और ये जो कंप्लीटिंग है ये हमारा बोर्ड के लिए अच्छा है सिलेबस में। तो पहले क्वाड्रेटिक डिस्कस करेंगे। स्प्लिट तो हमें पता है, फिर भी इस पर एक क्वेश्चन कर ही लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन नहीं लीजिए। चलिए सर, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है सुनो। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज नॉन एज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है, मतलब जो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो b की वैल्यू b की जगह, a की जगह, c की जगह लगा देंगे, तो जो हमारे आंसर आएंगे एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। प्लस माइनस का मतलब ये है, तो वो दो हमारे रूट होंगे। तो कैसे होगा सॉल्व इससे अभी हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लें जो हम छोड़ा था क्वेश्चन, कि कब सेम होंगे। भैया हम निकाल तो लेंगे, रूट निकालना तो बाद में, पहले हमें ये पता लग जाए कि इसके रूट सेम आएंगे, यानी x की वैल्यू सेम आएगी, या अलग अलग आएगी, यानी दो अलग अलग नंबर होंगे जो इसे 0 के बराबर ला रहे होंगे, या दोनों सेम नंबर होंगे, या दोनों इमेजिनरी होंगे। तो वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमें बस इतना देखना है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना अंडर रूट, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट नाम से जानते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें ये बताता है, इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसे हम d से डिनोट करते हैं, यानी अंडर रूट डी लिखा है तो समझ लेना कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है। अच्छा, तो अब ये बताता क्या है d, अब जैसे d, तो d जो हमारा है वो क्या बताएगा, देखो d जो हमारा है वो क्या बताएगा, एक मिनट, डिस्क्रिमिनेंट में से बोलते हैं, एक सेकंड। डिस्क्रिमिनेंट में रूट भी नहीं होता, खाली ये नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओनली इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट। रूट के साथ नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, अंडर रूट डी नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो अब डी का मतलब है क्या, सुनो पहले, अगर हमारे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अच्छा, अगर हमारे d की वैल्यू 0 के बराबर है और हमारी d की वैल्यू 0 से छोटी है, तो सुनो मेरी बात,
अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, इसका मतलब हमारे रूट इमेजिनरी होंगे। कौन से रूट होंगे हमारे? इमेजिनरी रूट होंगे, यानी कि रियल रूट नहीं होंगे, और हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल रूट निकलवाए जाएंगे। और अगर हमने ये देख लिया किसी क्वेश्चन में कि उसका d 0 से छोटा है, तो हम कह देंगे इट हैज़ नो रियल रूट, ये रियल रूट नहीं रखता। और जब वो रियल रूट नहीं रखता तो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और d सेम है, 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ इसके दो तो रूट होंगे लेकिन इक्वल रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे। रूट इक्वेशन की वजह से बोल रहे हैं, ये रियल रूट नहीं होंगे। अगर d 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट होंगे, यानी कि रियल रूट नहीं होंगे। तो 2 होंगे 3 होंगे, उससे लेना ही देना खत्म। अगर d 0 के बराबर है तो 2 तो रूट होंगे लेकिन इक्वल होंगे, मतलब एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। समझ में आ रही है बात? अभी एग्जाम्पल लेंगे। अगर d 0 से बड़ा है तो 2 तो रूट होंगे लेकिन डिफर रूट होंगे, अलग अलग रूट होंगे, मतलब एक 2 होगा एक 3 होगा। तो ये वाली बात समझ आई। d हमारा क्या बताता है? एक चीज़ और सुन लो, एक चीज़ और सुन लो यहाँ से। तो d 0, ये d अगर बड़ा है हमारा डिस्क्रिप, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी है तो 2 अलग अलग रूट होंगे। सेम है तो 2 इक्वल रूट होंगे। और d 0 से छोटी है तो इमेजिनरी रूट होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। बड़ी है तो ही होंगे, अलग अलग रूट होंगे 2। सेम है तो 2 रूट होंगे, इक्वल होंगे। और d छोटा है तो इमेजिनरी होंगे, यानी रियल रूट नहीं होंगे। तो यहाँ से एक बात सुन लो, ठीक है? अब एक बात सुन लो, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस करा था, यानी पैराबोला है। तो पैराबोला यूं आएगा, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा आ सकता है। तो 3 तरीके के ग्राफ बताए। देखो, अगर यहाँ फिर बता दे रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मेरा a यानी लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो सबके मुंह ऊपर की तरफ खड़े होंगे, यानी u बन रहा होगा, यानी कि u बन रहा होगा। और अगर a मेरा यानी लीडिंग कोफिशिएंट 0 से छोटा है तो सबका मुंह क्या हो रहा होगा? नीचे की तरफ खुल रहा होगा। सबका मुंह इस तरीके से हो रहा होगा, नीचे की तरफ खुल रहा होगा। पैराबोला दोनों है, लेकिन ऊपर की तरफ कब खुलेगा? जब a मेरा ये बड़ा नंबर होगा 0 से, यानी पॉजिटिव होगा। निगेटिव नंबर होगा तो सबके मुंह नीचे खुले होंगे। अच्छा, तो मैंने 3 अलग अलग केस बनाए, तो कोई तो वजह होगी ना। वजह सुनो, d मेरा 0 से बड़ा तो मतलब 2 अलग अलग रूट, तो जितने रूट होंगे उतनी बार x एक्सिस पे मेरा पॉइंट कट करेगा। तो 2 अलग अलग रूट होंगे तो 2 बार कट करा। d मेरा सेम, तो सेम रूट होंगे, इक्वल रूट होंगे, सेम रूट होंगे, और सेम ही तो रूट होगा। जैसे यहाँ 2 अलग अलग थे तो 2 जगह x एक्सिस को कट करा है। देखो यहाँ भी अगर सेम रूट है, कब? जब d 0 के बराबर है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा x एक्सिस पे, क्योंकि जो जीरोस होंगे वो हमें कहाँ बताएंगे? ग्राफ में x एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा होगा वो हमें 0 बता रहा होगा, और y एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा होगा वो हमें क्या बताएगा? वो भी अभी बताऊंगा। पहले ये वाली बात समझ आई। तो जैसे ये तो नहीं होगा ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये, तो देखो, अगर d 0 के बराबर है तो एक बार टच कर रहा होगा, एक बार, क्योंकि दोनों नंबर वही होंगे। इस पॉइंट पे मान लीजिए 2 लिखा है तो 2 ही 2 होंगे, ठीक है? अच्छा, इस पॉइंट पे यहाँ 2 है, इस पॉइंट पे 3 है, तो 2 और 3 अलग अलग होंगे। और d मेरा 0 से छोटा है, तो भैया इससे हमें क्या मिलते हैं? x एक्सिस से रियल रूट मिलते हैं। कौन से रूट मिलते हैं? रियल रूट मिलते हैं। लेकिन ये तो रियल है ही नहीं, तो इसलिए ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेंगे। तो हमें क्या समझ आया कि ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो x एक्सिस को ऐसा भी हो सकता है कि कट ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार कट करे,
यानी टच करें, एक बार कट करना नहीं कहेंगे, टच करना कहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है 2 बार कट करें, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? 2 से ज़्यादा इसके रूट होंगे नहीं, क्योंकि डिग्री 2 है, तो 2 से ज़्यादा एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस मुझे रूट बताता है। यहाँ एक्स की वो वैल्यू है ये जो दोनों इसके रूट होंगे, जो इस पूरे को 0 के बराबर ला देंगे। तो या तो 0 होगी कट करने की, या तो एक बार टच करेगा, या तो 2 बार टच करेगा मैक्सिमम। तो मिनिमम 0 टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा और मैक्सिमम 2 टाइम एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। एक बार तो टच करेगा एक्स एक्सिस को। क्यों? एक्स एक्सिस मुझे क्या बताती है? जीरोस बताती है, यानी रूट बताती है। इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो जीरोस नहीं बोलेंगे, रूट बोलेंगे। तो रूट बताती है कि इस इक्वेशन को 0 के बराबर जो ला देंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, मैंने एक बात बोली थी, y क्या होगा? तो x तो हमने x एक्सिस तो पता लग गई कि रूट बताएगी, यानी वो वैल्यू बताएगी जो इस पूरे को 0 के बराबर ला दे। या हम ये कहते हैं पॉलिनोमियल है तो जीरोस बताएगी जो इस पूरे को 0 के बराबर ला दे। अब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो रूट बोलना है, बस इतना फर्क है। तो रूट बताएगी जो इस पूरे को 0 के बराबर ला दे। चलो, तो ये तो x एक्सिस का काम हो गया। y एक्सिस का काम क्या होगा सुनो। जैसे ये इक्वेशन लिखी, इसका जब ग्राफ बन रहा होगा तो मालूम है कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। ऊपर की तरफ मुंह क्यों खुला? ऊपर की तरफ मुंह इसलिए खुला क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है। तो ये जो टच कर रहा है इसने तो ये बता दिया इसके 2 सेम रूट होंगे, लेकिन देखो 2 सेम रूट ऐसा नहीं कह सकते। अब मुझे किसी का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले d निकालो इसका। तो d क्या था? b² - 4ac था। तो b क्या है इसका? 4, ax²। b क्या है? x के साथ वाला 4। तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 इंटू a क्या है? 2, c क्या है? 3। तो 4 2 8 3 24। तो 16 - 24 तो मीन्स माइनस का क्या हो गया? 24 में से 16 गया। तो जल्दी बताओ, 4 इधर और 4 उधर, माइनस के 8। तो अब क्या d की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटी। तो इसका मतलब इसके रियल रूट है ही नहीं, इमेजिनरी है। तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। अरे यार मिटा दी मैंने क्वेश्चन। तो यानी कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे या इसके रूट निकालेंगे तो अब हमें इसके रूट, अगर पूछा जाए इस इक्वेशन के रूट निकालो, यानी वो वैल्यू जो इस पूरे को 0 के बराबर ला दे। अगर ये पॉलिनोमियल होता तो इस पॉलिनोमियल के 0 निकालो, यानी वो वैल्यू जो इसे पूरा 0 बना दे। अब इक्वेशन है तो रूट निकालो, यानी वो वैल्यू जो इस पूरे को 0, इस पूरी इक्वेशन को x की वो वैल्यू जो 0 ला दे। तो इक्वेशन और बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0 देन इट हैज़ नो रियल रूट। बात खत्म। अच्छा, ग्राफ में बात करेंगे तो ऐसे, यानी कि d 0 है, d 0 से छोटा है तो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस मुझे रियल रूट देता है, तो नहीं करेगा। हाँ, तो अब इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे। देखो टच नहीं कराया मैंने x एक्सिस को, लेकिन ऐसे क्यों बनाया? जो ये c होता है ना, वो मुझे ये बताता है कि y एक्सिस पे मेरा ग्राफ कहाँ टच करेगा। मान लीजिए यहाँ 4 लिखा होता है तो 4 पॉइंट पर टच कर रहा होता है ग्राफ। ये 3 लिखा है तो मतलब y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो मुझे 3, जैसे हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो रहा था, c बता रहा था ना, y = mx + c में हमने पढ़ा था। उसी तरह यहाँ पे ax² + bx + c में c मुझे ये बताता है कि ग्राफ मेरा y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, और x एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा होता है वो हमें रियल रूट बताता है। टच कर रहा है तो एक ही रूट है, यानी 2 बार लिखेंगे उसे, सेम है, और नहीं कर रहा है तो उसके रियल रूट है। और y c क्या बताएगा कि y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। चलो ये वाली बात भी तुम्हें क्लियर हो गई। तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ो। एक बात और बता दें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा फार्मूले का यूज़ करना। तो चलो पहले ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक चीज़ और देख, एक ग्राफ ये मानो तो
इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो अलग अलग रूट है, मतलब ग्राफ देख के मैं बता सकता हूँ इसका d 0 से बड़ा होगा। ठीक है, चलो मैं बता दूँ। अच्छा, एक ग्राफ है, इसका मतलब भी इसका भी d 0 से बड़ा होगा। तो बताने का मकसद ये नहीं है, d बताने का मकसद कुछ और है। अगर मेरा मुंह नीचे की तरफ खुला है, इसका मतलब क्या है, ए मेरा क्या हुआ, अगर मेरा माउथ ग्राफ यानी जो ग्राफ है मेरा पैराबोला, उसका माउथ मेरा नीचे की तरफ खुला है, इसका मतलब ए 0 से छोटा है और यहाँ पे ए 0 से बड़ा है। तो देखो, अगर ए 0 से छोटा है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जाएगा, ये, और अगर ए 0 से बड़ा है तो इसका नीचे लोएस्ट पॉइंट कहाँ तक जाएगा। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट यानी ये पॉइंट निकालना है सबसे हाईएस्ट वाला और ये सबसे लोएस्ट वाला, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसे हम V से नाम देते हैं, इसे V कहते हैं, यानी वर्टेक्स। क्या निकालना है मुझे, वर्टेक्स निकालना है। तो देखो V कैसे निकालते हैं, किसी भी ग्राफ का हम V कैसे निकालते हैं, तो ये V कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो देखो, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ये कहता है कि अगर V निकालना है तो x कोऑर्डिनेट, भाई x, y होगा, ये भी x, y होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या निकालेंगे, अगर वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो फार्मूला है -b/2a, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फार्मूला है y कोऑर्डिनेट का फार्मूला है -d/4a। अब देखो, तुम कहोगे b तो मिल जाएगा, d क्या है, ये d वही डिस्क्रिमिनेंट है, यानी -b² - 4ac की जो वैल्यू होगी उसे माइनस के साथ, तो वो बता देगा y कोऑर्डिनेट और ये बता देगा x कोऑर्डिनेट, -b/2a और ये -d/4a। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, इसका लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, तो दोनों के लिए यही बात लगाएंगे। अभी किसी इक्वेशन का तो ग्राफ होगा, तो उस किसी भी इक्वेशन का ग्राफ होगा, तो उस इक्वेशन जो दी होगी वहाँ से हम -b की वैल्यू लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, और फिर 2a तो वहाँ से a की वैल्यू ले लेंगे, और ऐसे यहाँ पे करेंगे। y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, -d निकालेंगे पहले, b² - 4ac करके, जो वैल्यू आएगी उसे नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव के साथ रखेंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, अपॉन 4a, तो 4a करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x, y कि हाईएस्ट ये और लोएस्ट कहाँ तक जा सकता है। हाईएस्ट के लिए भी यही फार्मूला है और लोएस्ट के। आज हम लोगों ने सारे फार्मूलेस देख लिए, तो अगले टर्म पे जब हम लोग आएंगे तो इन सब फार्मूले पे बेस्ड एक आध क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे हमारे फार्मूले कैसे लगेंगे वो सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो अगले टर्म पे हम लोग ये चीज़ें देख लेंगे। आज हम लोगों ने जो देखा है उसे पढ़ना है, सारी थ्योरी पढ़नी है, सारे जो फार्मूलेज है वो पढ़ लें, क्या क्या चीज़ें होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़िए और समझिए। तो बेफिक्र रहिए, अगले टर्म पे 100% हम कोई ना कोई क्वेश्चन पकड़ेंगे इसका और उस पर हम बढ़िया से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, तो अगले टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे एक क्वेश्चन के साथ। ठीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।